तो जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस की थ्योरी देखी थी। आज इसके पेपर वन स्टार्ट कर रहे हैं। आज एसिड एंड बेसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड कैटायंस के क्वेश्चंस करेंगे। बाय देन मेक श्योर कि आपका जो टेबल है टेस्ट फॉर कैटायंस और एनायंस वाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाला, वो याद कर लो। क्वेश्चन नंबर वन है, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो हमें पता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। ये कह रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अच्छा, ऑप्शन ए जो है वो सोडियम क्लोराइड और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो दो सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। मेटल्स में हमने देखा है जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है तो वो डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को। तो यहाँ से हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। तो दो सॉल्ट्स बन रहे हैं इस रिएक्शन में, लेकिन वाटर बन नहीं रहा, एज अ प्रोडक्ट नहीं बन रहा। वाटर है जरूर पहले से, एक्वस है ना, क्योंकि अगर ये एक्वस है तो वाटर तो इनमें होगा, लेकिन वाटर प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में मजीद। तो इसमें वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। फिर कह रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इथेनोइक एसिड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, इथेनोइक एसिड इज एन एसिड। एसिड एंड अल्कली जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो बी सही हो गया। सी में क्या प्रॉब्लम है, सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। वो कह रहा है सॉल्ट एंड वाटर ओनली, मतलब इन दोनों के अलावा, ये दोनों बने, इन दोनों के अलावा कुछ और ना बने। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, इसलिए ये नहीं होगा। और जिंक एंड एसिड जो है वो मेटल और एसिड का रिएक्शन क्या है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वाटर तो इसमें भी नहीं बना। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन की बात हुई थी। न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन क्या होती है, जब भी एसिड अल्कली रिएक्ट करता है या एसिड बेस रिएक्ट करता है उससे सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस्ड होता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारे पास। अब अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो इसमें एसिड है और बेस है। अब इसमें वाटर नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि अमोनिया बेसिक गैस है। अगर इक्वेशन में सिर्फ अमोनिया एक्वस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना चुका हुआ है, तो ये अल्कली है। अब ये लिखा हुआ नहीं है उन्होंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसके साथ आगे से सॉल्ट लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑब्वियस के सॉल्ट के साथ वाटर भी प्रोड्यूस्ड होना है, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड और अल्कली का हो गया है। अमोनिया जो है वो एक्वस फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जो कि अल्कली है। तो एसिड एंड अल्कली विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वो पूछा डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन, कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, तो ए तो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ए आंसर नहीं होगा मेरा। अच्छा, बी में दिया हुआ है आपको एसिड और सॉल्ट। एसिड और सॉल्ट, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सी जो है वो एसिड और बेस है, वो भी सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। डी में जो है वो एसिड एंड अल्कली है, वो भी सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 3 देख लेना खुद ही, आसान है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कलरलेस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी आसान है। ऐसा कौन सा कलरलेस सॉल्यूशन है जो मेटल के सर साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, डेट इज एन एसिड। जी उस्मान। सर वो जो आपने पहला सवाल करवाया था ना, उसमें जो है वो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, वो भी तो वाटर बनाएगा। कहाँ मतलब बनाएगा एक्वस वाटर? फॉर्म में तो वाटर। सर देखिए वाटर ना, ऑलरेडी एक्वस बना सोडियम, हुआ है, वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब? प्रोडक्ट में वाटर दोबारा से नहीं बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अच्छा, और जो उसका ठीक है। टू वाला जो सवाल था उसमें H2O जो है, मतलब पानी जो है, वो आपने तो बना लिया है, लेकिन वो ए पार्ट जो था उसका, उसमें तो बिल्कुल सोडियम कहना चाहिए अमोनियम सल्फेट जो बन रहा है उसमें तो, लेकिन बज़ाहिरन वाटर नजर तो नहीं आ रहा इक्वेशन में, तो आपने उसको वो क्यों किया है? मतलब वो करेक्ट नहीं होना देखो चाहिए? बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमोनिया, एक्वस अमोनिया, ये बात हमने लेक्चर पढ़ते वक्त भी की थी कि जो जब भी एक्वस अमोनिया लिखा होगा, अमोनिया इन वाटर, एक्वस अमोनिया का मतलब क्या है, अमोनिया स्टेट सिंबल एक्वस है ना, तो ये वाटर के साथ इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना के ही रहता है। अगर उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ होता तो वो वाटर भी लिखते सॉल्ट के साथ। जैसे सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, तो साथ में वाटर भी लिखते।
लेकिन इन्होंने अमोनिया लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा, उसके साथ एक्वस लिख दिया है, तो इट मीन्स कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही है। और जब अमोनिया लिखते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे फिर हम वाटर नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन वाटर बन जरूर रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें वाटर, इसकी आयनिक इक्वेशन बनाओगे तो इसमें वाटर आएगा। ओके सर। सही है। जी सर। अच्छा 14 कर लेना। 15 जो है वो आयनिक इक्वेशन है। अब देखो आयनिक इक्वेशन क्या पूरी बनानी है तुम लोगों को, थोड़ा सा स्मार्टली देखोगे इस आयनिक इक्वेशन को। 5 ही करवा रहा हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मेटल कार्बोनेट, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है। अच्छा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, एक्वस फॉर्म में बनेगा। एसिड भी जाहिर HCl एक्वस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के बारे में हमने पढ़ा था, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स और अमोनियम कार्बोनेट, बाकी सारी की सारी इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और इसके साथ क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बनेगी। अब जब देखो इसकी आयनिक इक्वेशन बनाने जाओगे, अब देखो इन्होंने आयनिक इक्वेशन दी हुई है, तो आयनिक इक्वेशन जब भी इसकी बनाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड चीज होती है वो तो वैसी की वैसी रहती है ना, सॉलिड आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, इनसॉल्युबल चीज आयंस में डिसोसिएट नहीं होती है। तो आयनिक इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस नहीं, ऐसे नहीं करके लिख देना कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट 2 नेगेटिव, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। अब कैसे आपको पता है इनसॉल्युबल है, आपने वो टेबल में याद रखना है कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स एंड अमोनियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम तो ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट है ना, तो इट इज इनसॉल्युबल। तो जिस जिस इक्वेशन में इन्होंने आइंस में तोड़ा हुआ है ना कैल्शियम कार्बोनेट को, जैसे Ca2 पॉजिटिव यहाँ तोड़ा हुआ है, यहाँ कार्बोनेट आइन को तोड़ा हुआ है, ये तो आइंस बनेंगे ही नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए, बी और सी। सही है। अच्छा HCl सर एसिड है जी। सर सी में जो है अगर गलत भी है, लेकिन उन्होंने सर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब कार्बन कहना चाहिए CO3 लिखा हुआ है ना सर, वो कटा हुआ नजर नहीं आ रहा। CO3 माइनस टू, CO3 जी माइनस टू जो है कार्बोनेट, इसके साथ में कैल्शियम नहीं लिखा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? गलत है ना नहीं वो तो गलत इसकी भी है ना, क्योंकि भाई, वो आपने इक्वेशन बताया ही कि गलत बनाई हुई है। हाँ अब उसने और भी गलतियां की हुई हैं, जो मेरे पास प्रोमिनेंट गलती ये है कि कार्बोनेट जो है वो गायब अच्छा है। अच्छा अब अच्छा ठीक है कैल्शियम, ठीक है। नहीं मैं देखो समझा, आयनिक मैं इक्वेशन, समझा वो हाँ ऐसी चीज होती है कि सिर्फ एक कंपोनेंट टूटे दूसरा ना टूटे, मुझे लगा ऐसा भी कोई अगर वो है। आयनिक इक्वेशन बनाएगा तो कैल्शियम कैल्शियम दोनों साइड पे आएगा, उसने कैंसिल कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन अच्छा अच्छा। मैंने पहली प्रोमिनेंट चीज से पकड़ लिया कि ये गलत है बी और सी, तो मैं उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहा, अपना टाइम बचा रहा हूँ। तुम लोग ने भी ठीक अपना है टाइम सर। बचाना है। अच्छा HCl जो है वो अब देखो इस इक्वेशन को पहले बना के आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, बैलेंसिंग के बगैर तो इक्वेशन जाहिर आने की इक्वेशन भी नहीं बनेगी। अब मसला ये है, ए और डी को अगर मैं देखूं तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। अब इसमें से मुझे जरा इस आयनिक इक्वेशन अगर मैं बना के देखने बैठूंगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तरीका तो यही है कि मुझे आयनिक इक्वेशन बनानी चाहिए बैठ के, ठीक है। लेकिन अब अगर आप उसको देखो क्या कहते हैं, इक्वेशन ए को देखो, तो इसने HCl भी जो है वो आयनाइज नहीं किया हुआ, और कैल्शियम क्लोराइड भी यहाँ पे आयनाइज नहीं किया हुआ। जो तो होगा ना, HCl तो ऑब्वियसली एसिड है, एसिड का तो काम ही यही होता है आयनाइज होना, तभी तो वो एसिड है, H पॉजिटिव आयन देगा। और जब आप राइट साइड पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्लोराइड को आयनाइज करोगे, तो अगेन क्लोराइड क्लोराइड तो वैसे भी नहीं आना है, तो HCl आयनाइज नहीं किया हुआ, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको आयनाइज नहीं किया हुआ, तो ए भी गलत बनाया हुआ उसने, तो मेरे पास ऑप्शन ही डी बचता है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं वो देख लूं कि इसने प्रोमिनेंट गलतियां क्या की हुई हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी पूरी आयनिक इक्वेशन डेवलप कर लूं जैसे हमने बनाना सीखी है, तो उससे तो फिर कंफर्म ही है कि मेरा आंसर सही आना है। लेकिन उससे आयनिक इक्वेशन बनाने से पहले आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो बेस्ट ये होता है कि आप वो ऑप्शन देख लो जिनमें उसने प्रोमिनेंट गलतियां की हुई हैं, जो आपको पता है कि आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए इनके आयंस तो बनने ही बनने थे। सर बैलेंस नहीं है इक्वेशन पहले से ही? देख लो, जरूरी नहीं है बैलेंस हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे जी 2 है, जी तो यहाँ जी पे मुझे सर, 2 H2 लगाना हाँ। पड़ेगा। जी कैल्शियम सर। क्लोराइड जो है वो CaCl2 होता है, तो मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी, बैलेंस नहीं है इक्वेशन। अब हो गई है बैलेंस, सर फिर सर आप अब इसके दूसरा सर आयंस सवाल, बनाओगे।
सर मेरा ये सवाल था कि कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, तो ये टू डी आएगा। कैल्शियम कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट? कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड क्लोराइड, लेड हीलियम टू क्लोराइड, क्लोराइड एंड लेड सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। यस। तो दूसरा स्टेप ये है कि आप आयनिक इक्वेशन बना के देख लो, लेकिन ये आयनिक इक्वेशन बनाए बगैर तुम्हारा जब काम निकल जाए तो तुम जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करना, टाइम नहीं लगाना इस पे, ठीक है? अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी मैंने ऐसा इसको आइंस में लिख दिया अगेन, ये CaCO3 होगा, सॉलिड है ना, इसने थोड़ी आयोनाइज होना है। तो तुम्हारे पास क्या बचा? CaCO3, 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन, राइट साइड पे Ca2 पॉजिटिव, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे तो देखो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप पहले तो वो ऑप्शंस देख लो कि वो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट गलती है जो, उसी से आपको पता चल जाएगा कि बाकी 3 गलत है, तो लास्ट बचा वो सही है। अगर तुम्हें लगे तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम है और तुम कंफ्यूज हो कि नहीं यार डाउटफुल है, मैं बना के देख लूं, तो बना के देख लेना, अगर गलतियां ना पकड़ सको तो। सही। आवाज सबके पास कम आ रही है? अच्छा 6 खुद कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। 7 कर लेना और 8 भी कर लेना। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 है हमारे पास। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन टू gases is added to water, a solution of pH7 is formed, which could be these gases? अच्छा, pH7 का मतलब है न्यूट्रल, सही है। तो आपने दो रिएक्टेंट का जब रिएक्ट कराया और उसका जो प्रोडक्ट बना, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उससे बनेगा HCl। अभी एसिड है तो पीएच जो है वो 7 से कम होना चाहिए था। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन बनता है अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अमोनिया बेसिक गैस है, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलाओगे तो वाटर बनेगा, वाटर का पीएच 7 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा विच इज एसिडिक गैस, उसका पीएच भी लेस देन 7 होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है 4 separate mixtures of solution and a solid are made as given in the table, the mixtures are formed, in which mixture does gas form? तो गैस बना है हमारा एसिड और मेटल के साथ, जो कि हाइड्रोजन गैस है, और एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अलावा गैस एक और रिएक्शन में बनी है जब हमने अल्कली को रिएक्ट कराया था अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, तब भी एक गैस बनी थी ना अमोनिया। ये वाला रिएक्शन तुम लोग भूल जाते हो, अल्कली और अमोनियम सॉल्ट वाला, बाकी तुम लोगों को याद रह जाते हैं कि एसिड और मेटल मिलेगा तो गैस बनेगी, तो तुमने यहाँ टिक लगा दिया 10 पे, तो ये तो सही है। लेकिन एसिड और अमोनियम सॉल्ट जब मिलेंगे, ठीक है, तो उसके साथ एसिड और अमोनियम सॉल्ट जब मिलेंगे तो ऐसा कोई रिएक्शन मैंने पढ़ाया ही नहीं है ही नहीं रिएक्शन का ऐसा, अल्कली और अमोनियम सॉल्ट का है, ठीक है। तो अल्कली और अमोनियम सॉल्ट पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट, तो इसके साथ जो गैस बनेगी वो अमोनिया गैस बनेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम, अल्कली और मेटल, अल्कली और मेटल का तुम लोगों को कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है, एसिड और मेटल का पढ़ा है जिसमें हाइड्रोजन बनती है, तो ये कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं है, तो इसमें क्रॉस आ गया। एसिड और अमोनियम सॉल्ट का भी कोई रिएक्शन नहीं पड़ा, हाँ एसिड और मेटल का हाइड्रोजन गैस बनेगी, बी इज द आंसर। सही है सबिया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहे हो, आगे का कुछ पूछ रहे हो? अच्छा आगे चलते हैं ना, आगे आ जाएगा तो बता देना क्वेश्चन, अगर मैं होमवर्क में कर दूं तो फिर मुझे रोक लेना वहां पे। अच्छा, विच रीजन लिबरेट्स अमोनिया, अच्छा ये आ गया, फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट ऑन वार्मिंग, ठीक है। अब देखो अमोनियम नाइट्रेट इज द अमोनियम सॉल्ट ना, तो अमोनियम सॉल्ट को अल्कली के साथ जब रिएक्ट करा के हीट कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। तो अल्कली इसमें से कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वाला अल्कली होता है ना, सही है। सर जी। सर अल्कली प्लस
अमोनियम सॉल्ट ही होना चाहिए, अमोनियम सॉल्ट के अलावा कोई सॉल्ट नहीं हो सकता? अमोनियम सॉल्ट के अलावा कोई और सॉल्ट नहीं हो सकता, अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए। ओके सर। अब वो अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट भी हो अमोनियम सकता है। कैटाइन होना चाहिए उसमें, अमोनियम कैटाइन होना चाहिए। हाँ। हम्म। अच्छा, विच चेंज इज मेड बाय एडिंग एन एसिड। अब इसमें से आपने ये देखना है, जैसे कॉपर कार्बोनेट है, उसमें कुछ डाला, एसिड डाला कोई भी, तो मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड तो कभी नहीं बनता, सॉल्ट बनता है। अगर मैं कॉपर कार्बोनेट में जैसे HCl डाल दूं तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड तो नहीं बन सकता, वो तो बेसिक ऑक्साइड है, तो सॉल्ट बनेगा, दिस इज अ बेस। तो ए जो है वो एसिड डालने मतलब कॉपर कार्बोनेट जो कि मेलेचाइट लिखा हुआ है उसने, उसमें एसिड डालने से कॉपर ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये मतलब ए गलत है। अच्छा, फिर बी कह रहा है कॉपर ऑक्साइड में एसिड डाला, मतलब ये रिएक्शन है बेस प्लस एसिड का, तो बेस प्लस एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे तो मेटल बन गया, सॉल्ट ना बना है ना वाटर बना है, तो बी भी गलत हो गया। इसी तरह सी क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट में आपने अगर एसिड डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, सॉल्ट में एसिड डालो मेटल बने, ऐसा तो नहीं होता, मेटल में एसिड डालो सॉल्ट बनता है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसमें, सी भी गलत है। डी क्या है, कॉपर कार्बोनेट में अगर एसिड डालोगे, अब मेटल कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, तो ये सही है, कॉपर कार्बोनेट में आपने एसिड डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़े। सर समझ नहीं आया, आपने बहुत तेजी से बताया है, और ये एरो सर कैसे चल रहे हैं? उस्मान देखो, अपना क्या कहते हैं, ये एरोज जो है ये शो कर रहे हैं रिएक्शन को, जैसे ए जो है वो कॉपर कार्बोनेट से, वो कह रहा है कि आपने इसमें एसिड डाला है, कोई भी एसिड हो सकता है, और ये एरो फिर ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है कि कॉपर ऑक्साइड बना है, एरो की डायरेक्शन देखो नीचे जा रही है कॉपर ऑक्साइड की तरफ। तो कोई ऐसा रिएक्शन है तुम्हारे पास जिसमें मेटल कार्बोनेट में तुम एसिड डालो और बेस बन जाए? नहीं, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बेस तो नहीं बनती ना, तो इसलिए ए में, ए जो रिएक्शन स्कीम है वो गलत है। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड में अगर आप एसिड डालो और मेटल बन जाए, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है भाई कि बेस में आप एसिड डालो मेटल बन जाए, तो बी भी गलत है। बी का एरो देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ जा रहा है, कब, जब आपने कॉपर ऑक्साइड में एसिड डाला है, सही है। ओके सर। डी में जो है वो कॉपर कार्बोनेट से कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना है, हाँ ये पॉसिबल है कि मैं कॉपर कार्बोनेट में एसिड डालूंगा तो सॉल्ट बनेगा। और सी में देखो कॉपर सल्फेट में एसिड डाला और मेटल बन गया, ऐसा भी कोई रिएक्शन नहीं है। जब कॉपर कार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो सॉल्ट बन सकता है, लेकिन एसिड क्यों नहीं आपको बन, H2SO4 चाहिए ना? हाँ ये वाला पर्टिकुलर सॉल्ट बनाने के लिए कॉपर सल्फेट में H2SO4 चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है, एडिशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑल करेक्ट, विच टू स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सारी सही है, लेकिन इन स्टेटमेंट में से एसिडिक नेचर को कौन प्रूव करता है? एसिड क्या होता है, जब H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट द सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7, तो ऑब्वियसली कोई चीज एसिड होगी उसी का तो पीएच 7 से कम आएगा ना, ऐसा ही है। तो पीएच 7 से कम आना एसिडिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो इट मींस कि ये एसिडिक बिहेवियर को बैक करती है। सर वो जो इसके बारे में पूछा वो भी तो खुद ही एसिड है, तो ये क्या बात की इसमें क्या एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करे? वो तो सारी चीज उसकी एसिड के बारे में ही होगी ना, क्योंकि वो जो चीज दे रहा है हमें वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही है। नहीं, जरूरी नहीं है, एसिड जो रिएक्शन कर रहा है वैसा रिएक्शन क्या कोई और सब्सटेंस कर ही नहीं सकता क्या? कर सकता है, ठीक है। लेकिन एसिड, अब तुम जरा सुनो तो क्वेश्चन, यूनिवर्सल इंडिकेटर तुम किसी और सोल्यूशन में डालो, सॉल्ट में डाल दो किसी, और बोलो कि पीएच लेस देन 7 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? एसिड के अलावा कहीं नहीं ऐसा पॉसिबल है कि पीएच लेस देन 7 आ जाए? मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है जो कि एसिड ही पीएच को गिरा सकता है, 7 से कम कर सकता है, और कोई सोल्यूशन, कोई सॉल्ट, कोई भी किसी भी चीज का सोल्यूशन जो है वो पीएच 7 से कम तुम्हें नहीं दे सकता, वो सिर्फ एसिड ही दे सकता है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है।
तो तुम्हारे पास 1 तो है ही है आंसर में, मतलब 1 और ए और बी, मतलब सी और डी तो हटा दो, इसमें ही नहीं रहा। फिर ऑप्शन 2 कह रहा है अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन एक्वस बेरियम नाइट्रेट इज एडेड। अब एक बात बताओ, बेरियम नाइट्रेट अगर आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो बेरियम सल्फेट सॉल्ट बनता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बेरियम जाता है हाइड्रोजन को हटा देता है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और बेरियम सल्फेट का हमने पीपीटी देखा है, व्हाइट पीपीटी बनता है। सही है, ऐसा ही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट जरूर करेगा टू फॉर्म बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी। लेकिन क्या बेरियम नाइट्रेट किसी और चीज के साथ बेरियम सल्फेट नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। अगर मैं कोई और इसमें सॉल्ट डाल दूं, लेट्स से सोडियम सल्फेट डाल दूं, तो सोडियम जाएगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा, वो बना लेगा सोडियम नाइट्रेट, और जो बेरियम है फिर वो सल्फेट के साथ लग जाएगा, वो बना लेगा बेरियम सल्फेट। तो ये काम बेरियम नाइट्रेट का एसिड के साथ भी हो सकता है और किसी और चीज के साथ भी हो सकता है। तो यू कैन नॉट से कि दिस प्रॉपर्टी इज वेरी स्पेसिफिक फॉर एन एसिड, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर सम अदर थिंग एज वेल। इसलिए 2 जो है वो सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, और भी कोई चीज रिएक्ट करके, जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम नाइट्रेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना सकती है, जिसको हम व्हाइट पीपीटी कह रहे हैं। सही है, तो 2 जो है वो भी फिर हम हटा देंगे, क्योंकि वो किसी और सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, सिर्फ एसिड के लिए स्पेसिफिक नहीं है। और 2 भी जब हटा दोगे, ए भी हट जाएगा, तो तुम्हारा बी रह जाएगा। फिर भी तुम देख लो बाकी स्टेटमेंट 3 कह रहा है द सोल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्मिंग अ ब्लू सोल्यूशन। ब्लू सोल्यूशन कॉपर टू सल्फेट को कहते हैं। अब बेस के साथ, अब तुम लोगों को बेस के साथ मैंने कोई रिएक्शन पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है, बेस के साथ सिर्फ एसिड रिएक्ट करता है। अब उसने कॉपर सल्फेट बना है, तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूंगा। और मुझे कैसे पता कॉपर सल्फेट बना है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का हमने कलर याद किया हुआ है, वो ब्लू कलर का होता है। वो कह रहा है कि ब्लू सोल्यूशन बना है। बेस के साथ कोई और चीज रिएक्ट कराई नहीं है तुम्हारे साथ। सॉल्ट को सॉल्ट के साथ या सॉल्ट को एसिड के साथ जरूर रिएक्ट करवाया है, लेकिन बेस को एसिड के अलावा और कहीं रिएक्शन नहीं करवाया तुम्हारा। ठीक है, तो 3 जो है वो दिस इज अ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक फॉर एसिड, क्योंकि बेस जो है वो सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है। सर ये जो 4 वाली स्टेटमेंट है इसमें एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, ये क्या बात की है इसमें? अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। The solution turn anhydrous copper to sulfate from white to blue. Anhydrous copper to sulfate तुम्हारे पास वो होता है जिसमें सॉल्ट ना हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो। लेकिन अगर तुम उसमें सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दोगे, कुछ मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे, तो वो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट कहलाएगा, और उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो पानी ऐड करने के लिए क्या तुम्हें एसिड डालना जरूरी है? तुम उस पर सिर्फ डायरेक्ट पानी डाल दो। ठीक है, तो तो एसिड, सर लेकिन स्टेटमेंट में तो बोला हुआ था कि ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे करेक्ट में आ रही है? ये बात समझ नहीं आ रही। सल्फ्यूरिक एसिड भी तो एक्वस फॉर्म में ही डालोगे ना, पानी तो उसमें भी होगा। सही है, तो सर वो तो आप सिंपल पानी में डाल दें तो वो वाइट हो जाएगा। तो इसने नहीं डाला ना सिंपल पानी में, उसने एसिड में डाला है, तो एसिड के साथ भी पानी है। अब उसने जो लिखा है, अब मैं उसको काट के बोलूं कि नहीं तुम ये लिखो, तो ऑब्वियसली वो नॉट तो पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। सर अगर अगर आप एसिड को सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है ना। एसिड को सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अगर तुम पूरा का पूरा सॉल्ट जो है उसके अंदर डाल दोगे एसिड के अंदर, तो दैट वुड अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है, लेकिन तो यहाँ सर पे सुन तो लो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ जब हाइड्रेटेड बनाते हैं, तो अगर देखो कॉपर सल्फेट आपने एसिड में भी डाला है ना, या पानी में भी डाला है, तो वो हाइड्रेटेड नहीं होगा, पहले तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो आप उस पर थोड़ा सा पानी डालते हो। ठीक है, बहरहाल दिस प्रॉपर्टी इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एसिड, ये एसिड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये काम कोई और भी सोल्यूशन कर सकता है जिसमें पानी हो, या पानी खुद भी कर सकता है ये काम। आगे आ जाओ। अच्छा 16 कर लेना, 17, 18, 19 दे ऑल आर इजी। 19 देख लो, अगर देखना चाहो तो 19 है
solid Y is insoluble in water. It gives off a gas when heated and also when reacted with dilute sulfuric acid. What is Y? अच्छा जी, इसमें देखो insoluble in water है, तो पहले तो वो ढूंढ लो जो कि insoluble in water है. All carbonates are insoluble except for group 1 metal carbonates and ammonium carbonate. तो कॉपर कार्बोनेट जो है तो वो तो insoluble होगा. सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल होगा क्योंकि ग्रुप 1 कार्बोनेट है, तो ये तो हटा दो ऑप्शन से. सोडियम नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है, ये भी हटा दो ऑप्शन से. सही है. अच्छा, अब फिर कह रहा है कि इट गिव्स ऑफ अ गैस व्हेन हीटेड. तो जो मेटल कार्बोनेट्स होती हैं उसको अगर आप हीट करो, जैसे कि कॉपर कार्बोनेट है, तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट पढ़ा है ना, तो क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड का ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि बेस को हीट करो और वो डिकम्पोज होकर कुछ बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. वो मेटल कार्बोनेट्स एंड इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड कार्बन बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इट मींस के ये कार्बोनेट है और हमारे पास जिंक ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ही दो ऑप्शन बचे, तो कॉपर कार्बोनेट होगा और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ से भी ऑब्सोलीट हो जाएगा. कह रहा है इट गिव्स ऑफ अ गैस व्हेन हीटेड. जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे गैस नहीं निकलेगी. और गिव्स ऑफ अ गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो जिंक ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, गैस उसमें भी नहीं बनेगी. कॉपर कार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. सही है, समझ आ गई यहाँ सर तक बात? लेकिन वो तो अलग बात कर रहा था ना. वो कह रहा था कि अगर हीट करेंगे तो गैस निकलेगी, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला था कि एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो गैस. क्वेश्चन पढ़ो सही से. पढ़ लिया? जी सर, लेकिन इसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं है. एंड ऑल्सो व्हेन रिएक्टेड विद. अच्छा सॉरी एंड ऑल्सो सॉरी तो लिखा है. सॉरी 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 सर सॉरी. सही है. अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20. इसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क वाज मेजर्ड एट इंटरवल्स अंटिल नो फर्दर चेंज इन पीएच टुक प्लेस. HCl है नीचे, तो अभी पीएच जो है लेस देन 7 होगा. जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी. जब सारी की सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पीएच जो है वो इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. और जब आप मजीद अल्कली डालोगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पीएच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. और जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा तो पीएच जो है तुम्हारा 7 से ऊपर किसी वैल्यू पे आके सेट रुक जाएगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होगा. तो ये तो क्लियर है कि पीएच 7 से ऊपर होगा. 7 से ऊपर वाला पीएच सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है. चलें आगे. सर 7 पे भी तो रुक सकता है. 7 पे कैसे रुकेगा? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जा रहे हो, एक्सेस हो जाएगा जब तो वो सोल्यूशन एल्कलाइन नहीं हो जाएगा. सर एक्सेस तो कहीं नहीं बोला उन्होंने. until no further pH is took place का क्या मतलब है? The pH of the solution in the flask was measured at intervals until no further change in pH took place. मतलब आप डाले जा रहे हो ना, जब तक आप डालना रोकोगे नहीं तब तक रुकेगा नहीं. आप डाले जा रहे हो इतना कि pH चेंज होना बंद हो जाए, इसका मतलब है आपने एक्सेस कर दिया है उसको. चलो 21. The following statement about dilute sulfuric acid are all correct. ओके अच्छा, ये कर लिया ना, वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है. ऑप्शंस आगे पीछे कर दिए हैं इसने, बस एक चेंज किया है. एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट द सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7. बल्कि ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज किया है. ठीक है, इस तरह से होता है. तो अब अगर इसमें तुम देखो तो कह रहा है which two statement confirm the acidic nature of the solution. अब यहाँ पे कुछ और चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी. वो कह रहा है white precipitate is formed when aqueous barium chloride is added. Again white precipitate जरूरी नहीं है कि एसिड के साथ ही मिलके बने, ये किसी और सॉल्ट को दूसरे सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी बन सकता है. नॉट एसिडिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी.
2 कह रहा है द सॉल्यूशन टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, अगेन ये बात हो गई है। एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट द सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, ऑब्वियसली पीएच लेस देन 7 एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो 3 इज सही है फॉर एसिडिक। The solution reacts with copper 2 oxide to form a blue solution. Copper 2 oxide से एसिड नहीं रिएक्ट करना है, बेस से एसिड का ही रिएक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, तो 3 and 4 are both acidic specific. न्यूट्रलाइजेशन की आयोनिक इक्वेशन याद रखना, बनानी भी तुम लोगों ने सीखी है, लेकिन वो ये होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव वन वाटर। अच्छा क्वेश्चन 27 देखो, थोड़ा डिफरेंट है, मेटल्स का भी इसमें कुछ टच है। ये कह रहा है कि ब्लैक पाउडर इज बर्न्ड इन एयर, ओके, the gas produced dissolve in water to form a solution R, the pH of R is close to 7, close to 7 मतलब 7 से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा ही है ना। ब्लैक सॉलिड ब्लैक पाउडर क्या हो सकता है, पहले ये सोचो। द गैस इज रीडली एब्सॉर्ब्ड इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो गैस बनी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एब्सॉर्ब होना मतलब रिएक्ट हो गई है, तो कौन सी गैस रिएक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, तो जो गैस बनी होगी वो दैट शुड बी एसिडिक, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। और तुम्हारे पास नॉन मेटल में कौन सा मेटल है जिसको तुम बर्न करो, दिस इज अ नॉन मेटल, और बर्न करने पे, बर्न करने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन कैल्शियम करना कार्बोनेट है। तो बर्न कैल्शियम करा है, कार्बोनेट जलाया है, डिकम्पोज नहीं करा, जलाया है, बर्निंग इज कंबशन। तो कैल्शियम अरे ऑक्साइड होगा फिर। अरे कार्बन हुआ ना, कार्बन काले कलर का होता है ना, सूट धुआं, जो कार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि एसिडिक गैस है, तो कार्बन सर डाइऑक्साइड वो अल्कली के साथ रिएक्ट गैस करेगी। नहीं ना सर, वो कैल्शियम कार्बोनेट भी तो गैस देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करके डिकम्पोज करते हो तब कार्बन डाइऑक्साइड देती है, इसकी बर्निंग थोड़ी होती है, ये तो डिकम्पोजिशन होती है। बर्निंग इज कंपोजिशन, कंबशन, दिस इज डिकम्पोजिशन, और ही सेइंग बर्न, बर्न मींस कंबशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना जरूरी है बर्निंग के लिए या कंबशन के लिए। कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है या कंबस्ट हो रही है, जल रही है, इट मींस कि ऑक्सीजन जरूर साथ इन्वॉल्व होगा रिएक्टेंट में, सही है। ठीक है सर। अच्छा अब आर क्या है तुम्हारे पास, गैस प्रोड्यूस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन आर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डालोगे तो वो एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिड बनाता है वो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, और कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है, ये वही एसिड है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी होता है, ठीक है। वो ये पूछ रहा था आर क्या है, आर को उसने इसको बोला जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में, गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जो सोल्यूशन बना, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज सी। सर वो जब कार्बन डाइऑक्साइड का NaOH से रिएक्शन होता है तो फ्रीजन क्या बनती है, आपने आधी छोड़ दी इसकी इक्वेशन। सॉल्ट एंड वाटर, अपना देखो वही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जब तुम डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पानी में ही है ना, तो अगर तुम सिर्फ इतनी इक्वेशन लिखोगे तो तुम दिखाओगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वो अमोनिया वाला रिएक्शन रिकॉल कर लो, लेकिन अगर तुम H2CO3 पूरा लिखोगे तो फिर तुम सॉल्ट एंड वाटर दोनों दिखाओगे, ठीक। ठीक है। बैलेंसिंग देख लेना इक्वेशन की, बैलेंस नहीं है। 28 आसान है, खुद कर लेना। 29 30, 30 भी बहुत बार क्लास में हुआ है, ये थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है मुझे, जो है ना ज्यादा वी आर इंटरेस्टेड इन पीएच वाला सवाल ना, ये आ गया इंडिकेटर वाला सवाल। देखो ये समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आए तो फिर फिजिकल क्लास में आता है ना, वहां पे समझ लेंगे, थोड़ा सा इस पे समझाना इसको टफ ही रहा है हमेशा से। अच्छा कह रहा है द डायग्राम शो द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, ठीक है जी। दो इंडिकेटर हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, और उनके कलर चेंज बताए हुए हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज के। मिथाइल ऑरेंज जो है वो पीएच 1 से 3.5 तक रेड कलर देता है, और 3.5 ऑनवर्ड्स येलो कलर देता है। इसी तरह मिथाइल रेड जो है वो पीएच 1 से लेके 5.5 तक, तकरीबन 5.5 हो गया ना, या तो 5 और 6 के बीच में रेड कलर है, उससे ऑनवर्ड्स येलो कलर है। तो वो ये कह रहा है कि द टेबल शो द पीएच ऑफ 4 सॉल्यूशंस W X Y एंड Z
इन विच सोल्यूशन विल बोथ द इंडिकेटर्स बी येलो, मतलब कौन से सोल्यूशन का में दोनों के दोनों इंडिकेटर येलो कलर दे रहे होंगे। तो इसमें देखो तुम्हारे पास येलो कलर तुम्हें कब, अगर फॉर एग्जांपल तुमने कोई सोल्यूशन लिया पीएच 4 पे, तो पीएच 4 पे मिथाइल ऑरेंज तो येलो कलर दे रहा है, लेकिन मिथाइल रेड जो है वो रेड कलर दे रहा है, तो दोनों तो येलो नहीं दे रहे ना। तो आप और आगे जाओ, ऐसा पीएच उठाओ जहां पे दोनों के दोनों येलो कलर दे रहे हो, तो पीएच 5.5 ऑनवर्ड्स मिथाइल ऑरेंज भी येलो कलर दे रहा है और मिथाइल रेड भी येलो कलर दे रहा है। तो आपको कौन सा चाहिए, 5.5 से बड़ा पीएच की जो भी सोल्यूशन होगा उसमें दोनों इंडिकेटर येलो कलर देंगे। तो 5.5 से बड़ा पीएच किसका है, एक ही का है, जेड का, जेड ओनली। समझ आई? ट्वेंटी नाइन करना है रविहा, 29 नहीं करा हमने। ओके, 29 क्वेश्चन कह रहा है the pH of an aqueous solution of hydrochloric acid is 2. What will be the pH of the acid after addition of 10 ग्राम of sodium chloride? देखो सोडियम क्लोराइड जो है ना वो सॉल्ट है, ठीक है। जब आप इसको पानी में डालोगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आइन बनेगा, ना तो ये H पॉजिटिव आइन दे रहा है ना ही ये OH नेगेटिव आइन दे रहा है। तो क्या ये पीएच को अफेक्ट करेगा? आप चाहे 10 ग्राम डालो चाहे 20 ग्राम डालो, पीएच किसकी वजह से होता है, H पॉजिटिव आइन की वजह से। H पॉजिटिव आइन ज्यादा होंगे तो पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा, अगर H पॉजिटिव आइन OH के बराबर होंगे तो पीएच न्यूट्रल होगा, अगर H पॉजिटिव आइन OH से कम होंगे तो पीएच पीएच एसिडिक होगा, कम होंगे तो ज्यादा होंगे तो अल्कलाइन होगा। लेकिन NaCl डालने से ना तो H पॉजिटिव आइन मिलेगा ना OH नेगेटिव आइन मिलेगा, सही है। तो पीएच ने तो वैसे ही रहना जो है, सही है रविया? सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो जाएगा उनके दरमियान? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, ये तो दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है, तुमने डाले HCl और सोडियम क्लोराइड, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना भी है तो वो दोबारा NaCl ही है, मतलब H पॉजिटिव आइन तो एक्वस फॉर्म में एक्वस ही रहेगा ना, रहेगा तो ना H पॉजिटिव आइन। अच्छा ठीक है, मतलब तुम अगर मतलब कोई एच और लो ना पॉजिटिव आयंस सॉल्ट, की वजह से एसिडिटी होती है, तो इस वजह से वो एच तो जी कटेगा नहीं आयन इक्वेशन में, Cl जी, वो तो वैसे ही रहेगा। H पॉजिटिव आइन ही रहेगा, तो डिस्प्लेस होने के बाद भी H पॉजिटिव आइन रहेगा वो। अच्छा, विद डायग्राम शो द चेंजेस इन पीएच एज एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये टाइट्रेशन कर्व है, और ये हम कब बनाते हैं, जब हम टाइट्रेशन करते हैं। जैसे फ्लास्क में मैंने, अगर मैं कहूँ कि फ्लास्क में मेरे पास एसिड है और ब्यूरेट से मैं अल्कली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करा रहा हूँ, अब पढ़ा हुआ तो है तुम लोगों ने मेरे साथ इसको, अब यहाँ पे उस तरह से डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि फ्लास्क में अभी एसिड है, तो अगर मैंने यहाँ से पीएच इसका मेजर करना स्टार्ट किया है तो पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें अल्कली डालूंगा तो पीएच जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको उल्टा कर दो, मतलब फ्लास्क में अल्कली ले लो और ब्यूरेट में एसिड ले लो, तो पीएच जो है वो 7 से ऊपर होगा पहले अल्कली का, और जैसे जैसे मैं एसिड डालूंगा वो कम होता जाएगा। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या किया है, विच ग्राफ शो द चेंजेस इन पीएच एज एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला है एसिड को, मतलब एसिड ब्यूरिट में और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली में, तो सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली जो है वो फ्लास्क में। पीएच हम हमेशा फ्लास्क का मेजर कर देंगे, क्योंकि ऊपर तो ब्यूरिट से गिर रहा है, ब्यूरिट का क्यों मेजर कर रहे हो, फ्लास्क का मेजर करोगे, फ्लास्क में अल्कली है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, अल्कली के अंदर आके एसिड गिर रहा है, तो पीएच जो होगा वो पहले 7 से बड़ा होगा। तो दो ऑप्शन में 7 से बड़ा है, एक सी में और एक डी में, ए और बी तो ऐसे ही गलत हो गए, सॉरी ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गए, बी और डी में पीएच 7 से ऊपर है, अल्कलाइन है, जैसे जैसे आप एसिड डालोगे पीएच कम होगा और फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर आप एसिड एक्सेस में डालते रहोगे तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, तो इसका कर्व जो है ना टाइट्रेशन कर्व वो यूं बनता है, ठीक है। अगर आप इसका उल्टा करो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अभी मैंने ना एसिड फ्लास्क में लिया हुआ है, अल्कली नीचे लिया हुआ है, तो टाइट्रेशन कर्व यूं बन जाएगा,
मतलब इसके लिए अगर हमारा फ्लास्क में एसिड है, ऊपर से अल्कली डाल दो। तो ये वॉल्यूम में एसिड एकदम से इक्वल कैसे हो गया, इक्वल कह रहा हूँ कांस्टेंट एकदम से थोड़ा कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा। ये ये थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन सा बता पॉइंट है। रहे। नहीं ना, तो सर वॉल्यूम का क्या ताल्लुक है, वो तो पीएच रुक जाएगा ना वहाँ पे। देखो यहाँ तक जो है ना, अभी भी अल्कली था, जैसे ही आपने एक ड्रॉप और डाला ना, तो एसिड अचानक से एक्सेस में हो गया। देखो पहले OH नेगेटिव आइन थे, लेट से 50, आपने 2 H पॉजिटिव आइन डाले, तो 48 OH नेगेटिव आइन तो अभी भी है ना। तो पीएच थोड़ा कम तो होगा, लेकिन होगा अल्कलाइन ही। फिर आपने डालना शुरू किया, आपने 30 H पॉजिटिव आइन पूरे डाल दिए, तो OH नेगेटिव आइन 50 थे, तो अब कितने रह गए? 20 न्यूट्रलाइज होने के बाद। आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर डाला, अब आपने लेट से 47 H पॉजिटिव आइन डाल दिए, OH नेगेटिव आइन अब 50 थे, तो अब बचा कितना? OH नेगेटिव आइन एक बचा, लेकिन अभी भी पीएच जो है वो अल्कलाइन है। लेकिन जैसे ही आप मजीद आपने एक ड्रॉप और डाला और एक ड्रॉप में 2 H पॉजिटिव आइन और आ गए, तो अचानक पीएच H पॉजिटिव आइन जो है ना वो एक्सिस में हो जाएगा, OH नेगेटिव आइन से ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही वॉल्यूम पे एकदम से पीएच ड्रॉप आ जाएगा। सही है। सर तो वो pH 7 से इतना नीचे तो ना गिर जाएगा, मतलब pH 7 जो है, मतलब वो तकरीबन pH के 7 के आसपास ही रहेगा ना, मतलब 6 नहीं तक ना, चले आएगा। 7 से नीचे जाएगा ना, अल्कलाइन से एकदम एसिडिक हो जाएगा। सर वो तो ठीक ठीक है, है, हो अब जाएगा, लेकिन डिपेंड सिक्स करता है सेवन आप एसिड क्या डाल रहे हो। अगर आपने एसिड ऐसा डाला है जिसका पीएच जो है वो 1-2 स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, तो वो एकदम नीचे तक चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एसिड वीक यूज किया है, तो वो यहाँ से भी नीचे नहीं जाएगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने एसिड कैसा लिया, तो ट्रेंड ऐसा ही बनेगा, शेप ऐसे ही बनेगा। अगर आप नहीं सर, एसिड डाल मैं कह अल्कली रहा हूँ कि डालोगे एसिड में, वॉल्यूम ऑफ एसिड एक मतलब कांस्टेंट कैसे हो गया एकदम से जब वो नीचे आ रहा है। अरे कांस्टेंट नहीं हुआ, उस वॉल्यूम पे शार्प चेंज हुआ, फौरन चेंज हो गया। मतलब ये इस वॉल्यूम पे पीएच इतना था, आपने अगला ड्रॉप डाला, इस वॉल्यूम पे पीएच फौरन नीचे आ गया। इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, एंड पॉइंट कहते हैं जिसको। सही है। अब देखो फिलहाल पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है, ये हमने पढ़ा है पेपर 4 में काफी डिटेल में कि क्या क्या हो रहा होता है। लेकिन तुमने इतना याद रखना है कि जो शेप बनेगा जब आप एसिड में अल्कली में एसिड डालोगे, तो जैसे ऑप्शन सी में शेप बना हुआ है ना, वैसा बनेगा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं एसिड में अल्कली डालोगे, तो इस तरह का ऊपर से नीचे आएगा। सही है, ये दोनों याद रख लेना। सही है, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा 36, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें क्या रहा है कि 3 इंडिकेटर दिए हुए, तीनों का कलर एट pH 1 दिया हुआ है, pH एट विच कलर चेंजेस। अब कलर चेंज जो इन pH का हो जाता है, वो जैसे थाइमोल ब्लू है, इसका pH 3 होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद कलर क्या हो जाएगा? येलो। कॉन्गो रेड का pH 1 तक ब्लू है, और 5 पे चेंज होगा, मतलब 1 से 5 तक वो ब्लू ही दिखाएगा, और फिर उसके बाद pH 12 पे वो रेड मिलेगा तुम्हें। इसी तरह फिनोल्फिथलीन का 1 पे pH 1 पे कलरलेस है, 10 पे कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, और pH 12 तक रेड ही रहेगा। अब इसमें कह रहा है विच कलर वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन ईच इंडिकेटर वाज एडेड सेपरेटली टू प्योर वाटर। अब प्योर वाटर का जो पीएच है वो 7 है। सही। अब 7 पीएच पे तुम्हें तीनों इंडिकेटर क्या क्या कलर दे रहे होंगे? थाइमोल ब्लू, उसका कलर चेंज कहाँ पे हो रहा है? पीएच 3 पे हो रहा है, तो 7 पे जब तक पहुंचेगा तो चेंज हो चुका हुआ होगा ना, या नहीं? ऑब्वियसली। रेड है पीएच 1 पे, मतलब अगर मैं इसकी रेंज बनाऊं ना, तो वही ऐसे होगी, 1 से 14। अच्छा, pH 3 पे इसने कलर चेंज कर लेना है, pH 3 तक इसका कलर रेड है, और 3 के बाद जो है उसका कलर 12 तक तुम्हें क्या मिलेगा? येलो। तो 7 यहाँ कहीं ना, 3 से 12 के बीच में 7 कहीं आएगा, 7 पे क्या कलर मिलेगा? येलो।
इसी तरह कॉन्गो रेड जो है उसका पीएच चेंज हो जाता है 5 के बाद, 5 के बाद उसका कलर हो जाएगा रेड। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सब? क्वेश्चन 37 और कर लो भाई। क्वेश्चन 37 में आपको अगेन कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमेथाइमॉल ब्लू, फिनोल्फिथलीन, और पीएच रेंजेस दी हुई हैं। मतलब लो पीएच पे, लो पीएच मतलब 7 से कम या 7 से थोड़ा ज्यादा, उस पे हाई पीएच जो है वो 7 से ज्यादा अल्कलाइन, उस तरह से दिया हुआ है। कलर चेंज कहाँ पे हो रहा है वो दिया हुआ है इसने, पीएच एट विद द कलर चेंज टेक प्लेस इज 4। मतलब कि ये तुम्हारा जो मिथाइल ऑरेंज है उसकी जो रेंज है, तो पीएच 4 पे उसने कलर चेंज करना है। मतलब पीएच 4 से पहले कलर जो है वो रेड है, उसके बाद जो कलर वो देगा वो येलो देगा। सही है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको समझना है बस। इसी तरह ब्रोमेथाइमॉल ब्लू, उसकी अगर तुम रेंज देखो तो वो पीएच 6.5 पे जाके कलर चेंज करेगा। उससे पहले पहले जो है वो येलो देगा और उसके बाद जो है वो ब्लू देगा। सही है। लो पीएच से क्या जी, मतलब है? लो पीएच छोटी वैल्यू, मतलब लो पीएच कलर चेंज 4 पे हो रहा है, तो 4 से पहले पहले जो वैल्यूज है उसको लो पीएच कह रहा है। मतलब अच्छा। वो एक बताना ये चाह रहा है कि तुम्हारी वैल्यूज जो है वो 1 से 14 की तरफ जा रही है, लो टू हाई जा रही है। ठीक। अच्छा, if equal volumes of these three indicators were mixed, which color would be observed at pH 5? देखो pH 5 पे मिथाइल ऑरेंज pH 5 पे क्या कलर देगा, पहले तो ये बता दो। pH 4 पे उसने कलर चेंज मान लेना है और वो येलो कलर देगा pH 5 पे। ऐसा ही है?
ब्रोमेथाइमोल ब्लू ने पीएच 6.5 पे कलर शिफ्ट करना है। 6.5 से पहले पहले वो येलो है, तो ब्रोमेथाइमोल ब्लू भी पीएच 5 पे येलो कलर देगा। फिनोल्फिथिलीन कलरलेस से पिंक है, वो पीएच 9 पे जाके पिंक हो रहा है, तो 9 से पहले पहले जो है वो कलरलेस है उसका, तो पीएच 5 पे भी कलरलेस ही होगा। अब दो इंडिकेटर के कलर येलो है, एक कलरलेस है, तो ओवरऑल कलर क्या मिलेगा तुम्हें? येलो ही मिलेगा ना। समझ आई सर बात? कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि येलो कुछ कुछ येलो दे रहे हैं कुछ रेड दे रहे हैं, तो हमें उनका मिक्सचर डिसाइड करके लिखना हो? देखो रियल में तो ऐसा ही होता है, लेकिन इस वक्त तुम, क्योंकि उसने तुम्हें प्राइमरी कलर्स की एडिशन तो याद नहीं करवाई ना कि ये दो कलर मिक्स होके क्या शेड मिलेगा, इसलिए तुम्हें वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, अगर वो तुम्हें ये बता दे कि ये दो कलर मिक्स होके ये बन रहा है, तो फिर तुम्हें करवा भी सकता है। करवाया नहीं है वैसे कभी। सही है। तो देखो ये वाले सवाल पे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये आसान होते हैं एमसीक्यूज, तो जरा ये क्वेश्चन जो है ना ट्राई करो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स तक। 147 एमसीक्यूज है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे पास अभी एक दिन है पूरा, तो ये एमसीक्यूज कर लो, सॉल्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हाथ के याद हो जाएगा तुम्हारा। और फिर नेक्स्ट क्लास में एक काम ये कर लेना, मुझे वो क्वेश्चन बता देना जो जो तुम लोगों से नहीं हुए, तो हमारे 147 के 147 एमसीक्यूज गो थ्रू हो जाएंगे। समझ आई बात? सर ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से पहले पहले तक ही करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट भी कर लेना है? नहीं नहीं, सारा करो, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट तक सब करो। 147 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना इसमें, बल्कि 86 आ रहे हैं, और भी हैं इसके में। अच्छा नहीं वो बाकी जो है ना अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड के एमसीक्यूज भी इसमें मिला दो ना, तो 147 बन जाते। वो अलग से है, वो भी साथ देखो हैंड आउट